नमो नमः बच्चों। आज तीसरे दिन आप लोगों के समक्ष अस्माकं देशः पाठ लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। अस्माकं देशः का अर्थ होता है हमारा देश। तो हमारा देश भारत जो है वह अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण एक तरफ संसार में अपनी प्राचीनता का गौरव धारण करता है, तो दूसरी ओर आधुनिक विकसित देशों के साथ चलते हुए अपने आधुनिक गौरव को प्राप्त करता है और आधुनिक गौरव संपन्न है। बच्चों, एक समय था कि हमारा यह देश भारत जो है इसकी सीमाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत बड़े क्षेत्र में व्याप्त था। लेकिन भले ही आंतरिक राज्यों की उपस्थिति कभी कभी संघर्षात्मक संघर्ष के योग्य भी हुआ करती थी, लेकिन आज यह उपमहादेश कई खंडों में बंट चुका है, विभक्त हो चुका है। भारतवर्ष के नाम से बाकी देश अत्यधिक संपन्न एवं महत्वपूर्ण है। इस पाठ में देश के प्राचीन और आधुनिक दोनों रूपों का निरूपण किया गया है, यथासंभव निरूपण किया गया है। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ को शुरू करते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम प्राहो भारती यत्र संतति। बच्चों, हमारा यह भारत देश कैसा देश है? तो उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर दिशा में स्थित है। हमारा यह भारत देश समुद्र के उत्तर दिशा में स्थित है, अर्थात भारत के दक्षिण में समुद्र है। हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है। समुद्र के उत्तर दिशा में यह स्थित है और हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है। तो हिमालय के दक्षिण दिशा में यदि हमारा यह भारतवर्ष स्थित है, तो बच्चों जाहिर सी बात है कि हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है, तभी तो हिमालय के दक्षिण में हमारा यह भारतवर्ष स्थित है। वर्षम तद भारतम प्राहो, उसी को हम भारतवर्ष कहते हैं। भारती यत्र संतति, और
हम सभी इस भारत माता के, भारती के संतान हैं। बच्चों, अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। प्राचीन कालात् अस्य देशस्य प्राकृतिकी समृद्धि, साहित्यिकं योगदानं, सांस्कृतिकं वैभवं च आश्चर्यकराणि बभूव। बच्चों, प्राचीन काल से इस देश के प्राकृतिक संपन्नता, समृद्धि, साहित्यिक योगदान, साहित्य के क्षेत्र में योगदान, सांस्कृतिक वैभव अर्थात सांस्कृतिक सुंदरता, यह आश्चर्यजनक है। यह क्या है बच्चों? आश्चर्यजनक है। अत्रैव वेदानाम आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेश से जाता। यहीं सप्त सिंधु प्रदेश में वेदों का आविर्भाव हुआ। अर्थात इसी देश में, कहाँ? सप्त सिंधु प्रदेश में वेदों का उत्पत्ति हुआ। यत्र भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत्। जहां भौतिक और आध्यात्मिक, बच्चों भौतिक क्या है? जो मानव द्वारा निर्मित कोई भी सामान है वह भौतिक है। और आध्यात्मिक अपने अंदर उपजा हुआ वह आध्यात्मिक है। तो भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन बड़ा ही अद्भुत था। उत्तर भारते महाकाव्यानां पुराणानां शास्त्राणां च व्यापकता दक्षिण देश भागमपि स्वप्रकाश से आनयत। उत्तर भारत में महाकाव्यों का, पुराणों का और शास्त्रों का व्यापकता दक्षिण देश के सभी भागों में भी अपने प्रकाश में लाया। तत्रापि शिल्पाधिकारं प्रभृतयः ग्रंथाः प्राचीन कालतः एव तमिल साहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। वहाँ भी शिल्पाधिकारं, शिल्पकला, शिल्पकला तो आप समझते हो, जैसे शिल्पकला में कताई, बुनाई, जोराई इत्यादि। तो शिल्प आदि ग्रंथ, शिल्पकला आदि ग्रंथ प्राचीन काल से ही तमिल साहित्य का
तमिल साहित्य जो है उसका गौरव को बढ़ाया है। संपूर्णस्य भारतस्य सांस्कृतिके एकत्वे पुराणानां योगदानम अविस्मरणीयम। संपूर्ण भारत के सांस्कृतिक एकता और पुराणों का योगदान अविस्मरणीय है, जिसको कभी विस्मरण नहीं किया जा सकता। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थयात्रार्थं योऽभिनिवेशः दृश्यते स नूनं पुराण साहित्य कृतम्। इस समय भारत के सभी लोग जो धर्म स्थलों का, तीर्थ स्थलों का यात्रा करते हैं, उसका भी जो धर्म स्थल और तीर्थ स्थल का यात्रा करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, उसका निवेश पुराणों में और साहित्यों में देखा जाता है। दक्षिणस्य निवासी बद्री केदार यात्राम करोति। दक्षिण भारत के निवासी बद्रीनाथ और केदारनाथ का यात्रा करते हैं। उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम, और उत्तर भारत के जितने भी निवासी हैं वे सभी रामेश्वरम का यात्रा करते हैं। रामेश्वरम से तो आप समझ रहे होंगे, श्वेतबांध रामेश्वर, जिसकी स्थापना प्रभु श्री राम ने किया था, जो तमिलनाडु में ही पड़ता है। कन्याकुमारी तीर्थम च गंतुम इच्छति, और यहाँ के लोग कन्याकुमारी का यात्रा करना भी चाहते हैं। एवमेव द्वारिका कामाख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिकाः। एवमेव, ऐसे ही द्वारिका, कामाख्या आदि स्थलों पर तीर्थयात्री लोग जाना चाहते हैं। अस्य देशस्य नद्यः पुण्योतयः मन्यन्ते। इस देश के नदियों को भी लोग पुण्यदायक मानता है। यहाँ के लोग यहाँ की नदियों को भी पुण्यदायक मानते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ जो हैं, गंगा की भी पूजा करते हैं। हर पूजा पाठ में उसके जल से शुद्धि भी करते हैं। गंगा में स्नान करना पुण्यदायक माना जाता है। ऐसा मानना है कि गंगा स्नान करने से मनुष्य का सभी पाप उतर जाता है। तो बच्चों, यहाँ की नदियों को भी लोग पुण्यदायक मानते हैं। पर्वताः पावनाः कथ्यन्ते। पर्वतों को पावन कहते हैं। वृक्षा पूज्यन्ते। वृक्षों की पूजा करते हैं, है ना। जैसे कार्तिक महीने
में जो हमारे यहाँ छठ पूजा मनाया जाता है, तो छठ पूजा के बाद 9वीं तिथि को आंवला की पूजा हम करते हैं, है? उसके अतिरिक्त तुलसी की पूजा करते हैं, केला के वृक्ष का पूजा करते हैं बृहस्पतिवार को। दुर्गा पूजा में आप देखते होंगे षष्ठी तिथि के रोज बिल्व वृक्ष के पूजन किए जाते हैं। शादी विवाह के उपलक्ष्य में आप देखते होंगे आम, महुआ आदि वृक्षों की पूजा करते हैं। आदि बहुत ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें वृक्षों की पूजा करते हैं। ये हमारे पूर्वजों का देन है कि हम वृक्षों की पूजा करते हैं, नदियों को पुण्यदायक मानते हैं, पर्वतों को पावन मानते हैं। तो बच्चों, जो हमें जीवन देता है, जो हमें जीवन देता है, उसकी पूजा तो हमें करनी ही चाहिए कि नहीं। हम धार्मिक दृष्टिकोण से न सही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो बच्चों, वृक्ष हमें जीवन देती है। वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जो हमें ऑक्सीजन देने का काम करता है, और बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। अतः जो हमें जीवन देगा उसकी पूजा तो हमें करनी ही चाहिए। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो हमारे पूर्वजों ने उसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा और उसकी पूजा की। प्रकृतिम प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणम आसीत्। प्रकृति के प्रति भारतीय का बड़ा ही आश्चर्यजनक आकर्षण रहा है। पूजनीयत्वात् प्रकृते प्रदूषणम पापम मन्यते स्म। पूजन में प्रकृति में जो प्रदूषण होते हैं, प्रकृति में जो प्रदूषण होते हैं उसे हम पाप मानते हैं। प्रदूषण को हम क्या मानते हैं? पाप मानते हैं। अतएव पर्यावरणस्य कापि समस्या अत्र नासीत्। पूर्व काल में पर्यावरण का कोई भी समस्या यहां नहीं था, लेकिन आज तो समस्या ही समस्या है। तरह तरह के फैक्ट्री, मोटर कार इत्यादि के कारण बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। अस्मिन् देशे विज्ञानस्यापि महती प्रतिष्ठा आसीत्। इस देश में विज्ञान का भी महान प्रतिष्ठा था। वास्तुशिल्पिनः विशालानि मंदिराणि निर्मान्ति स्म। वास्तुशिल्प के जानकार लोग मंदिर का निर्माण किया। जिसको हम अपनी भाषा में राजमिस्त्री कहते हैं। वह क्या है? वास्तुशिल्प का जानकार है।
भवनानि भव्यानि क्रियन्ते स्म। बड़े ही भव्य भव्य मकान आदि वास्तु शिल्पकार लोग जो होते हैं बनाते हैं, सुंदर सुंदर मकान बनाते हैं। आकाश पिंडानी ज्योतिर्विद भी अधीयन्ते स्म। और आकाश में जो पिंड तारे आदि के बारे में बताता है उसे हम ज्योतिषी कहते हैं। ज्योतिषियों ने हमें आकाश के पिंडों के बारे में बताया। अत्र चिकित्सा शास्त्रमपि प्रगतिशीलम। यहाँ चिकित्सा शास्त्र भी प्रगतिशील है। गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता। गणित शास्त्र में शून्य का आविष्कार, शून्य की कल्पना किसने की? वह भी भारत ने की। शून्य का आविष्कार कहां हुआ? भारत में। ये ना दशमलव गणना प्रारंभ, जिससे दशमलव की गणना का प्रारंभ हुआ। आज यदि शून्य नहीं होता तो दशमलव की गणना नहीं होती। अन्य देशे स्वपि गता। और इसका आविष्कार किसका? शून्य का आविष्कार तो भारत में हुआ और सभी देशों में यह गया। यह शून्य सभी देशों में पहुंचा। भारतस्य प्राचीन गौरवम मध्यकाले किंचित तिरोहितम प्राधीनताया, किंतु संप्रति शिक्षिताः सन्तः जनाः आधुनिके विज्ञाने भी प्रतिभां दर्शयन्ति। भारत की प्राचीन गौरव मध्यकाल में कमजोर हुआ। जिस समय हम पराधीन हुए अर्थात गुलाम हुए, लेकिन आज हमारे शिक्षित संत लोग आधुनिक विज्ञान में भी अपनी प्रतिभा को दिखाया। जैसे सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रवृत्तया, बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक लोग हुए, जिसमें बड़े बड़े संत लोग हुए। जैसे सीवी रमन का नाम आपने सुना होगा, जगदीश चंद्र बसु का नाम आपने सुना होगा, मेघनाथ साहा उनका भी नाम आपने सुना, होमी जहांगीर भाभा, कितने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हमें मिले, विक्रम साराभाई आदि वैज्ञानिक आधुनिक भारतस्य गौरव वर्धक आदि वैज्ञानिक लोग जो हैं, वे लोग हमारे इस आधुनिक भारत के गौरव को बढ़ाया। एवं महात्मा गांधी सदृशा कर्मवीर, हमारे इस देश में महात्मा गांधी के जैसा कर्मवीर हुए, जिसने अपने कर्म के बल पर हमें आजादी दिलाई। रविंद्रनाथ ठाकुर सदृश साहित्यकार, रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम आपने सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर भी आप कहते हैं, उनके जैसा साहित्यकार भी इस देश में पैदा हुआ। अरविंद सदृश दार्शनिका, अरविंद
के जैसा दार्शनिक भी हमारे इस देश में हुए। राधा कृष्णन सदृश शिक्षक। बच्चों, आप डॉक्टर राधा कृष्णन का नाम सुने होंगे। डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे देश के एक मीडियम क्लास के लोग थे और वो एक शिक्षक थे, एक गुरु थे, जो यहाँ के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया करते थे। लेकिन महान शिक्षक थे, जो हमारे देश के प्रथम नागरिक भी बने, भारत के राष्ट्रपति भी बने अपने कर्म के बल। ऐसे महान लोग हमारे देश में हुए। जिस राष्ट्रपति के लिए जो शिक्षक थे हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन, उनके लिए एक शिक्षक दिवस भी हम लोग मनाया करते हैं। बच्चे क्या मनाया करते हैं? शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को याद करो बच्चों, उन्हीं के याद में हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया करते हैं। ऐसे महान शिक्षक थे वो हमारे, जो भारत के प्रथम नागरिक बनने का काम किया, राष्ट्रपति के पद पर जाकर के उस पद को सुशोभित किया। ऐसे महान है हमारा देश। राजेंद्र प्रसाद सदृश स्थित प्रज्ञा। राजेंद्र प्रसाद के जैसा स्थिर प्रज्ञ इत्यादि वर्तमान भारतस्य गौरव रूपा नेता इत्यादि हमारे वर्तमान भारत के गौरवशाली नेता लोग सन्ति हैं। सम्प्रति देशस्य विकासः सर्वात्रिकः वर्तते। इस समय देश का विकास सभी जगह है। कृषि क्षेत्रे नवीना प्रयोगा। बच्चों, कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग। बच्चों याद करो, आपने देखा तो नहीं लेकिन आपने सुना जरूर होगा। पहले हमारे यहाँ गेहूं नहीं होती थी, धान नहीं होते थे, बजरे की रोटी लोग खाया करते थे, मक्के की रोटी लोग खाया करते थे, कोदो का भात खाया करते थे लोग, जो ये गर्दन से गले से नीचे नहीं उतरा करता था। बड़ी कठिनाइयां थी, बहुत परेशानियां थी। लेकिन आज तरह तरह के नए नए प्रयोग करके हम हर चीज कृषि के क्षेत्र में उपजा रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। संचार साधनानि उत्कृष्टानि। संचार का साधन भी बड़ी ऊंचाई को छुआ। एक समय था जो चिट्ठी पत्रिका का समय था। किसी के घर में यदि विवाह हुआ करते थे और यहां से चिट्ठियां जाती थी, वहां पहुंचते पहुंचते कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब चिट्ठी पहुंचता तो पता चलता कि जा
घर पर तो शादी हो चुकी है, तब हमको चिट्ठी मिली। कितनी परेशानियां थी। यदि हमारे घर में किसी की मृत्यु होती, बाहर रहने वालों के यहां चिट्ठी भेजा जाता तो पता चलता कि श्राद्ध भी समाप्त हो गया, तब हमें चिट्ठी मिली। और मुलाकात तो दूर की बात। लेकिन आज हमारा यह संचार इतना उत्कृष्ट हो चुका है कि आज देखिए, यदि विदेश में भी हैं, हमारे घर में मृत्यु हो जाती है, एक फोन गया, वहां से पता चला कि बर्फ में रख दो, कल पहुंच रहे हैं। यानी मृत्यु का मुंह भी, मुखरा भी हम देख लिया कर रहे हैं। इतना उत्कृष्ट, इतनी ऊंचाई को हमारा यह संचार छू दिया। अंतरिक्ष क्षेत्रे अपि विशिष्टम योगदानम, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बहुत इसका योगदान है। स्वास्थ्यम प्रति जन जागरण, स्वास्थ्य के प्रति लोग जग चुके हैं। चिकित्सा सुविधानां वृद्धि, चिकित्सा के सुविधा में भी बढ़ोतरी हुई। सर्व शिक्षा अभियानम इत्यादि ने, सर्व शिक्षाया उल्लेखनीयानि संति, ये सब उल्लेखनीय है। सर्वथापि देश संसारस्य अग्रगण्येषु गणनीयो वर्तते। यह देश सर्वथा सभी देशों में आगे गिना जाता है, अग्रगण्य है, आगे गिना जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह पाठ समाप्त हुआ। अगले घंटी में हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में आपको बताएंगे। बच्चों, मैं बार बार अपनी पिछले क्लास में भी आपको बताया कि आपसे हो सके पाठ मैंने पढ़ाया, कोशिश कीजिए अपने से कुछ बनाइए इसमें, और बना करके पाठ के ये क्या कहते हैं, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हो या फिर STOB के माध्यम से हो, SOM के माध्यम से हो, SOM के माध्यम से हो, आप इसको बना करके भेजें। मैं भी तो जानूं कि आप कितना समझ सकते हैं। आप भेजोगे, जहां गलतियां होगी मैं सुधारूंगा, पुनः आपके पास भेजूंगा और आपको बताने का काम भी करूंगा। इसी के साथ आज का वर्ग समाप्त होता है। बच्चों, फिर अगले दिन, तब तक के लिए नमो नमः। बच्चों।